हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और मोटिवेटेड होंगे काफ़ी ज़्यादा। ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन का होना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मुझे लगता है कि तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं है तो काम नहीं करोगे, एफ़र्ट नहीं डालोगे तो तैयारी नहीं होगी। चलिए हम लोग अपने काम पे चलते हैं और मोटिवेशन के साथ चलते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लीट मैं मटेरियल देता रहता हूं आपको। जैसे कि एक सीरीज़ है मेरी, सीरीज़ का नाम है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। इसमें कंप्लीट मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को एक्सप्लेन किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ के हो सकता है ना समझ में आया, आप बहुत एफ़र्ट डालोगे, वो चीज़ को लक्ष्मीकांत को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, कुल कुछ 40 से 45 घंटे के आसपास का वो पूरा सीरीज़ होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्सपर्ट तरीके से एकदम। मैं जानता हूँ कि क्या एक्सप्लेन करना है, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मैंने दे दिया है, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो ये कर लेना। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो भी सीरीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ सबका मैंने ऑलरेडी, जो भी सीरीज़ मैंने कंप्लीट की है उसका पीडीएफ दे रखा है। रमेश सिंह की बुक को मैंने कवर किया इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए मैंने बिपिन चंद्रा का बुक रेफ़र करके कंप्लीट कराया हुआ है, और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए मैंने पीडीएफ भी दे रखा है। इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एक 20 दिन का प्लान भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप मटेरियल ढूंढ रहे हो और सर्च मारते हो यूट्यूब में और आपको 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ वाली वीडियोस दिख जाती हैं और आप खुश हो जाते हो कि यही मेरे काम की चीज़ है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं है कि कितना कम मटेरियल या फिर बस वो मार्केटिंग से वो सारी वीडियोस चलती हैं। बहुत अच्छे टीचर भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे वैसे ही हैं, लेकिन जनरली जो मतलब जिसका कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका कंटेंट अच्छा होगा उसका हो सकता है कि उसके वीडियोस बड़े बड़े भी हों, बिकॉज उसमें सब कुछ उसने कवर किया होगा, ठीक है। तो वो मिस हो जाता है आपसे, बिकॉज वो जैसे मेरे केस में मेरी वीडियोस ज़्यादा रैंक नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे हो सकता है सर्च इंजन वगैरह ये सब चीज़ें मुझे इतनी नहीं समझ में आती। मैं वीडियो बनाता हूँ, सीधा अपलोड कर देता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे सर्च कराना होता है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। हालांकि करूँ तो हो सकती हैं सारी चीज़ें, बट उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं पूरा कंटेंट भी तैयार करूँ, वीडियो भी बनाऊँ और सर्च इंजन वगैरह पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँ। तो बचता नहीं है लिटरली मेरे पास टाइम के स्कार्सिटी की वजह से वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से मेरी वीडियोस दिखती नहीं है स्टूडेंट्स को, और जिसको दिखती है वो मेरा फ़ैन हो जाता है। बड़े ही प्राउडली बोल रहा हूँ, बिकॉज आप ही लोगों ने कमेंट करके बोला सर आपकी क्लासेस काफ़ी अच्छी होती हैं, आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। तो ऑब्वियसली आप ही कहते हो, तो उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नहीं मिलती हैं क्लासेस इसलिए कि आपके सामने ये पड़ी है वीडियो, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता रहा हूँ आपको, सक्सेस यही सारी क्लासेस दिलाएंगी। ऐसी क्लासेस जो मेरे जैसी क्लासेस होंगी, वो बोगस वाली नहीं है जिसमें थंबनेल काफ़ी अच्छा हो और रैंक कर रही हो वीडियो। वो हो सकता है कि आपको मूर्ख बना के चली जाए, आपको वैसी फीलिंग करा जाए कि आपको सब पता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाओ तो बिल्कुल ही आपके तोते उड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अब बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम कर लेते हैं, वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड बनाना ज़रूरी होता है ताकि आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कन्विंस कर सकूँ। मेहनत करने के बाद भी बोलना पड़ता है काफ़ी, ताकि आपको कन्विंस किया जा सके, बिकॉज ये मटेरियल रियली अच्छा है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ और ना नहीं बोलता। तो चलो, पिछले वीडियो में हमने
वैदिक कल्चर को स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक हमने पूरा ये स्लाइड कवर कर लिया था। ये पूरा स्लाइड हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। नहीं देखा तो आपने अभी क्या करना है, प्रीवियस वीडियो को देखना है इसके। इनफैक्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री की ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ उसके कंप्लीट वीडियो देखो। ये तो तमिलनाडु हिस्ट्री में फ़िलहाल 11वीं क्लास की कवर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी अच्छे तरीके से फैक्चुअल बेसिस में संक्षिप्त में इसमें दिया गया है, जिसको मैंने और छोटा कर दिया आपके लिए। इसका नोट आप ले लेना। आगे बढ़ेंगे हम और अब इसी में फर्दर डिस्कस करते हैं, इसी में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, चलेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है अदर सेक्रेड वर्क्स। ऋग्वेदा यजुर्वेदा वगैरह सबकी वेदों की बात करें तो वेदों के अलावा भी कुछ सेक्रेड वर्क्स हैं, जैसे कि ब्राह्मणास, उपनिषद। उपनिषद को कहा जाता है कि ये वेदों से हट के बिल्कुल ये अलग ही तरीके का एक फिलोसॉफिकल कंटेंट देने वाला ये सोर्स रहा है उपनिषद, और अल्टरनेटिव की तरह इसको डेवलप किया गया था। हालांकि इतना फेमस नहीं हो पाया बिकॉज ये काफ़ी फिलोसॉफिकल था, तो आम लोगों को समझ में नहीं आता था। बट ये भी वर्क्स रहे हैं उस पीरियड में, वैदिक काल के दौरान ही। ब्राह्मणास, उपनिषद, अरण्यक्स, या फिर अगर बात करें दो अपने एपिक की, जिसमें पहला है रामायण और महाभारत, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। लॉकडाउन में कितना आपने देखा भी होगा रामायण और महाभारत को। तो ये सारे कुछ अदर सीक्रेट वर्क्स रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक कल्चर, ठीक है, वैदिक पीरियड के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ब्राह्मणा है क्या। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि ये सब भी काम हुए हैं उस समय में, ये सब भी डेवलप किया गया है ब्राह्मणाज वगैरह। तो ब्राह्मणाज है क्या? तो ब्राह्मणाज कुछ नहीं है, ट्रिटाइज है रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सेक्रीफेशियल सेरेमोनी। तो जो सेक्रीफाइस से रिलेटेड जो सेरेमोनी होती थी या फिर जो प्रेयर होता था, उसमें जो ट्रिटीज़ वगैरह से रिलेटेड जो सोर्स रहा है वो ब्राह्मणाज रहा है। इसके अलावा उपनिषद, जिसे हम ये भी कहते हैं, उपनिषद मतलब आसपास निकट बैठ के डिस्कस करना। उपनिषद का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और मैंने 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ाई है उसमें भी मैंने ये बताया था आपको। तो चलिए, एनीवे, उपनिषद में होता क्या था कि जो महान लोग थे, फिलोसोफर टाइप के, वो बैठते थे, आसपास बैठेंगे और डिस्कस करते थे। किस तरीके की बातें डिस्कस करते थे? मोस्टली वो लोग फिलोसॉफिकल नेचर की बातें डिस्कस करते थे। टॉपिक जैसे कि सोल, इन पे चर्चा होता था। एब्सोल्यूटनेस पे चर्चा किया जाता था। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, कैसे उत्पत्ति हुई है वर्ल्ड की, इस पे भी चर्चा करते थे बैठ के। या फिर जो मिस्ट्रीज़ हैं नेचर की, उन पे डिस्कशन होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट तरीके के का ये सोर्स है उपनिषद। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। अरण्यक्स क्या है? अरण्यक्स कहा जाता है कि दे आर द फॉरेस्ट बुक्स एंड दे डील विद द मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म से रिलेटेड ये जो भी सोर्स रहा है, ये हमारा अरण्यक रहा है। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस भी इसमें डिस्कस की गई हैं, तो इसको फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। ये आपसे जो मैंने ये लिखा है ना, सीधा का सीधा आपसे सवाल प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है रामायण। रामायण के लेखक कहा जाता है कि वाल्मीकि हैं, और महाभारत के वेद व्यास, ठीक है। ये दोनों एपिक्स हैं, भारत के एपिक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं ऋग वैदिक एज या फिर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक एज या फिर जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड कहा जाता है कि 1500 से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। उसके बारे में अब ब्रीफली उसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आर्यन थे, ये मोस्टली इंडस रीजन में शुरुआती दौर में कन्फाइंड थे, शुरुआती दौर में, बिकॉज ये अर्ली वैदिक पीरियड था ना, तो उसी समय तो आर्यन आए थे भारत में 1500 के आसपास। तो इनका एक्सपेंशन पूरे भारत में नहीं था, पूरे नॉर्दर्न पार्ट में नहीं था। ये मेनली ये लोग इंडस रीजन में ही आके ये रहने लगे थे वहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। ऋग्वेद में रेफर किया गया है सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु नाम का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये जो आर्यन जहाँ पे आके रहे थे ना,
उसको रेफ़र किया गया ऋग्वेद में सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ 7 रिवर्स हों। अब वो 7 रिवर कौन थे भैया? तो उनमें से जो 5 रिवर है वो तो आज भी हैं, 6 रिवर इनफैक्ट, और सरस्वती जो अब माना जाता है कि सूख चुकी हैं, उस समय हुआ करती थी। तो ये 7 रिवर कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज और इंडस और सरस्वती। तो ठीक है, 5 ये जो है पंजनाद वाली रिवर, और इसके अलावा इंडस और सरस्वती। सरस्वती को होली रिवर उस समय माना जाता था। आज के डेट में ये रिवर जो है सूख चुकी है, ये रिवर अब है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनसे रिलेटेड, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था उसके बारे में अब हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं और अपने इस टारगेट को अचीव करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। तो बेसिक यूनिट जो था पॉलिटी की बात करें तो ग्राउंड लेवल से उठ जाओ, आप बिल्कुल गांव में चले जाओ, तो बेसिक यूनिट थी वहाँ की कुल या फिर फैमिली। फैमिली को ही कुल कहा जाता था। आज भी कहते हैं ना किस कुल का है तू, है ना, तो किस फैमिली का है तू, मतलब कुल जो था वो बेसिक यूनिट था। गांव में भी बेसिक यूनिट कुल था, और कई सारे फैमिली कुल मिलके एक विलेज या फिर ग्राम बनता था। अब देखो, कई सारे फैमिली जिसे हम कुला कहते हैं इनके नाम के हिसाब से, फिर फैमिली, ये कई सारे फैमिली मिलके एक विलेज बनाती थी, विलेज या फिर ग्राम। और जो ग्राम का जो मुखिया होता था, लीडर होता था, उसे कहते थे ग्रामनी। ग्रामिनी कहते थे ग्राम के लीडर को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको तो याद ही कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आता था ग्रुप ऑफ विलेज। कई सारे अब विलेज मिल जाए, कई सारे विलेज मिल जाए तो उसे कहा जाता था वीसु। वीसु कहा जाता था उसे। ये भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। जो वीसु को हेडेड करता था वो था विषयपति। अब कई सारे विलेज मिल के विस बन गया, वीसु जिसको कहते थे, और उसको हेड कौन करता था? तो विषयपति करता था ये। और अगर बात करें इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की इनके, तो सबसे जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट था ड्यूरिंग दिस पीरियड, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ओवरऑल दिस वैदिक कल्चर, तो सबसे जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट था वो जना या फिर ट्राइब। जना को ही ट्राइब कहा जाता था। ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी, जना या फिर ट्राइब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कई सारे ट्राइबल किंगडम्स भी धीरे धीरे करके डेवलप हुए थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, जिसे हम कहते हैं वैदिक कल्चर पीरियड में। ऋग वैदिक पीरियड में बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कुछ जो ट्राइबल किंगडम्स थे उनमें भरत, मत्स्य और यादूस एंड पुरुष, ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइबल किंगडम, मतलब कि आदिवासी जो राजा होते थे अपना किंगडम संभालते थे, उनमें भरता, ये देखो, भरत, मत्स्य, यादूस और पुरुष, ये 4 नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इनके हेड को, जो ट्राइबल किंगडम के हेड होते थे उन्हें राजन या फिर किंग कहते थे, राजन। तो जैसे आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में या फिर रामायण वगैरह में, तो ऋषि मुनि कैसे बात करते थे? हे राजन आप बैठ जाइए। तो मतलब वो बंदा राजा है, किंग है। ठीक है, राजन या फिर किंग को राजन बोलते थे। ठीक है, और अगर बात करें मोनार्कियल एंड सक्सेशन सिस्टम की, तो सक्सेशन जो था वो हेरिडिटरी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। अभी एक मूवी आई थी ना सुपर 30 में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उस समय ऐसा नहीं था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। हेरिडिटरी थी ये सिस्टम, हेरिडिटरी फॉलो किया जाता था। किंग वॉज असिस्टेड बाई पुरोहित। किंग ऐसा नहीं था कि अकेला बंदा काम कर रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं था। इसको असिस्ट करने के लिए पुरोहित हुआ करता था और एक सेनानी भी हुआ करता था जिसे कमांडर ऑफ आर्मी कहते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, पुरोहित क्या है उसको गाइड करता होगा, मतलब कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन से मैटर पे क्या आपका एक्शन होगा, ये पुरोहित उसको गाइड करता होगा किंग को। और जो सेनानी या फिर कमांडर ऑफ आर्मी, उसको आदेश दो कि भैया यहाँ पे आक्रमण करना है, तो वो सेना को लेकर तुरंत आक्रमण के लिए तैयारी करता होगा। चलिए, 2 पॉपुलर बॉडीज़ भी रही हैं इस पर्टिकुलर वैदिक कल्चर में, जिनका नाम है सभा और समिति। तो ये तो एकदम ये रट लो, ये तो पूछा गया है कई बार, इनमें से कौन सी 2 बॉडी रही हैं वैदिक कल्चर में? दे देगा लोकसभा, राज्यसभा,
सभा समिति ऐसे कुछ करके और ऑप्शन बना लेते हैं यूपीएससी वाले, जिसमें कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि सभा और समितियाँ दो जो थी ये वैदिक कल्चर में ये बॉडी थी, पॉपुलर बॉडी। सभा क्या थी, समिति क्या थी, आगे बताऊंगा, सब कुछ मिलेगा, चिंता करने का नहीं है। तो जो इसमें सभा है, देखो अगला ही पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके सामने। सभा जो है ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स को कहा जाता था। जैसे हमारे में जो राज्यसभा है ना, वो है, वो उस तरीके का समझ लो, उस समय सभा को कहा जाता था। और समिति जो हमारा लोकसभा है, उस समय के जनरल असेंबली ऑफ द एंटायर पीपुल हुआ करता था, ठीक है। तो जो सभा है वो काउंसिल ऑफ एल्डर हुआ करता था, मतलब इसमें वैसे लोग होते होंगे जो काफ़ी एल्डरली टाइप के होते होंगे और मोटा मोटी बड़े बड़े डिसीजंस लिया करते होंगे। और यहाँ पे जो समिति है उसमें पूरी जनता जो थी उसका पार्टिसिपेंट हुआ करती थी, जनरल असेंबली था ये। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। तो सोशल लाइफ इस दौरान जो थी वो पैट्रियार्कल नेचर की थी, मतलब फैमिली में अभी भी जो हेड हुआ करता था वो कोई मर्द ही हुआ करता था, और उस मर्द को कहते थे गृहपति। गृहपति मतलब पैट्रियार्कल सिस्टम था, मतलब वहाँ पे पुरुष प्रधानता थी उस समय सोशल लाइफ में। आज भी जैसे हमारे घरों में जनरली घर का मुखिया कोई मेल पर्सन ही होता है जनरली, हालांकि कई सारे लोग घरों में महिलाएं भी हेड करती हैं घर को, लेकिन जनरली जो घर का मुखिया माना जाता है वो पुरुष ही होता है आज भी, और उस समय भी वही था। तो क्या कहते थे उसको कहते थे गृहपति। नेक्स्ट है मोनोगेमी की व्यवस्था थी, तो जी हाँ साहब थी, लेकिन पॉलीगेमी जो थी वो ओनली रॉयल फैमिली और नोबल फैमिलीज में ही थी। अब मोनोगेमी और पॉलीगेमी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ इतनी अंग्रेजी तो आपकी होगी अच्छी, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा कि मोनोगेमी किसे कहते हैं और पॉलीगेमी किसे कहते हैं। मोनोगेमी मतलब एक ही से शादी करना, पॉलीगेमी मतलब कि आपकी दो शादियाँ, दो या दो से शादियाँ हो सकती हैं। तो पॉलीगेमी जनरली रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली में होती थी, और जनरली लोग जो आम जनता थी वो एक ही शादी करती थी, ठीक है। होप भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वाइफ जो हुआ करती थी उस समय के दौरान में, वो जनरली क्या करती थी, आज के डेट में जो महिलाएं करती हैं, जनरल महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम महिलाओं की जो हाउस होल्ड का काम संभालती है, उस समय भी वही किया करती थी। लेकिन उनको ये राइट दिया गया था कि मेजर कोई सेरेमोनी होगी तो ऐसा नहीं कि आप उससे वंचित रह जाओ, आपको बहिष्कार नहीं किया जाएगा, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हो, तो ठीक है। तो ये था उस समय ऋग वैदिक या फिर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वुमेन्स का जो राइट था वो कहीं ना कहीं उनको कोशिश किया गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए। वुमेन्स कई सारी पोएट भी उस दौरान रही हैं, ये नाम याद कर लो, अपाला, विश्वाभरा घोषा, लोपामुद्रा। ये लोपामुद्रा तो कई बार पूछा गया है। तो ये सारी कुछ ये राइटर्स रही हैं, पोएट्स रही हैं, कवि सॉरी, ये बहुत फेमस है और कई बार पूछा गया ये सवाल में कि इनमें से कौन सी जो थी, कई सारे ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कि ऋग वैदिक पीरियड में ये क्या थी, ऐसा ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें महिलाओं को राइट दिया गया था कि वो असेंबली में भी पार्टिसिपेट कर सके, उसको अटेंड कर सके। कोई चाइल्ड मैरिज उस समय नहीं होता था, और कहीं ना कहीं सती की भी जो सती का जो उदाहरण था वो उस समय नहीं था। सती वाज नॉट प्रिवेलेंट, सती जो था उस समय नहीं हुआ करता था, सती के कुछ साक्ष्य हमें नहीं मिले। तो ये रहा कुछ और जानकारी मैंने इसमें आपको दे दिया वैदिक कल्चर से रिलेटेड। चलिए इसी में आगे देखते हैं और क्या क्या है। सॉरी, अगला पॉइंट आपको दिख रहा है। अब सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोशल लाइफ में पहनावा भी आता है, ये भी सोशल लाइफ का ही पार्ट है। तो उस समय के लोग क्या पहनते थे, उस समय के लोग भी आज के जैसे हम लोग 2 गारमेंट्स पहनते हैं ना, 2 सेट में, 2 पीस टाइप का, मतलब नीचे पैंट पहन लेगा आदमी, ऊपर शर्ट पहनेगा या टी शर्ट पहनेगा, जो भी पहनेगा। तो उस समय भी अपर और लोअर गारमेंट्स हुआ करता था सेम, दोनों मेन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए।
महिलाएं भी अपर और लोअर गारमेंट्स पहनती थी और पुरुष तो पहनते ही थे। साथ में ये जो गारमेंट्स हुआ करती थी कॉटन या फिर वूल की बनी गारमेंट्स हुआ करती थी। और ये जो लोग थे आदमी और औरत, ये सब वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स भी, हीरे जवाहरात वगैरह, सोना चांदी, ये सभी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना करते थे। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खेती में क्या ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। तो वीट बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, बार्ले बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, मिल्क, अब चूँकि ये लोग कैटल कीपर्स थे, कैटल को रखते थे अपने पास, तो ऑब्वियस सी बात थी, गाय काफ़ी फेमस था उस समय, तो मिल्क तो होना ही था। मिल्क और मिल्क के साथ जो इसके प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कर्ड, जैसे कि घी, ये सब भी ये लोग अब आमतौर पे अपने खाने पीने में यूज़ किया करते थे। घी तो कई बार ऑफरिंग में भी डाला जाता था, जब सेक्रीफाइस वगैरह या फिर कोई यज्ञ वगैरह होता था तो घी की आहुति दी जाती थी। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ये लोग खाते पीते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है जो काऊ था, चूँकि मैंने आपको बताया था कि इट वाज इस वेरी सैक्रोसेंट जानवर था काऊ, तो इसको खाते नहीं थे लोग, इसको मारते नहीं थे। ईटिंग ऑफ काऊ मीट वाज प्रोहिबिटेड सिंस इट वाज ए सैक्रेड एनिमल। सैक्रेड एनिमल था तो ऑब्वियस सी बात है, सैक्रेड एनिमल को मार के कौन खाएगा। आज के डेट में भी जो लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ शक के संदेह पे मार दिया जाता है, तो उस समय से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। चैरिट रेसिंग, जो ये जो रथ की रेसिंग हुआ करती थी, हॉर्स रेसिंग वगैरह, डाइसिंग तो आज भी लोग खेलते हैं, म्यूज़िक एंड डांस, ये सब इनका पास टाइम था। ये सब खेल के अपना मतलब अपने आप को इन्हीं सब खेल में ये लोग लगाते थे, पास टाइम था इनका। और साथ में ये लोग सोशल डिवीज़न की बात करें तो इस दौरान मैं बात कर रहा हूँ ऋग वैदिक पीरियड की, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो सोशल डिवीज़न जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, रिजिड नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि लेटर वैदिक पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया था। वर्ण सिस्टम जो था वो उसने एकदम काफ़ी ज़्यादा गदर मचा दिया था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं। तो इस समय के लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो मेनली पास्टोरल पीपल थे ये लोग, मतलब कि चरवाहे थे मेनली ये लोग, कैटल रियरिंग करते थे। और इनका जो वेल्थ नापा जाता था, वेल्थ का मेजरमेंट कैसे होता था उस समय, तो सिक्के वगैरह बहुत रेयर, निस्का करके एक सिक्का आया भी था, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। तो लोगों का जो ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, या फिर इनका जो वेल्थ मेजर करते थे कि भाई मान लीजिए एक आर्यन है जिसका नाम है राम, उसके पास कितने गाय है, उसी का आप 10 गाय है तो उसका वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास 5 गाय है तो उसका वेल्थ कम है, ऐसे करके ये मेजर करते थे। वेल्थ कैटल से ही मेजर किया जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंटली ये लोग धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में सेटल होने लगे। और जैसे जैसे शुरू में ये लोग आए थे ना, तो ये लोग मेनली कैटल कीपर्स ही थे, और ये लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं था कि कहीं जाके, पता भी नहीं था इनको इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह के बाद में। लेकिन जब चूँकि ये परमानेंटली सेटल हो गए नॉर्थ इंडिया में, तो इन्होंने नोमैड अपना छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया, और धीरे धीरे सेटल होकर ये लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे। एग्रीकल्चर इन्होंने प्रैक्टिस किया तो इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, बिकॉज धीरे धीरे करके इनको आयरन का यूज पता चल गया। तो आयरन का यूज पता चला तो इन्होंने बहुत सारे जंगल को काट के कल्टीवेशन एरिया में ला लिया उसको। मतलब जितना जल्द जंगल साफ़ करोगे उतना ही आपके कल्टीवेबल लैंड बन जाएगा। वो जंगल साफ़ कर दो, उसमें खेती कर लो। तो ये भी एक कारण है कि इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं तो कारपेंटर को कैसे छोड़ सकते हैं। अब चूँकि रथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था उस समय, चैरियट जिसे हम रथ कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए लकड़ी की बनी होती थी ये सारी चीज़ें। तो उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ई तो चाहिए, बढ़ई कारपेंटर होता है। तो कारपेंटर जो था एक, या फिर कह सकते हैं कि जो कारपेंट्री थी, ये जो व्यवसाय था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन बन गया था उस दौरान में। और क्योंकि बहुत सारे चैरियट्स और बहुत सारे प्लो
जो हल होता है उसको बनाने की रिक्वायरमेंट थी। तो ये जो कारपेंट्री था उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा कुछ वर्कर्स जो थे वो काम करते थे मेटल वाले सेटअप में, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन जैसी चीज़ों पे ये लोग मेटालिक चीज़ों पे काम करके इसको शेप देना, इसको औजार से लेकर प्लो वगैरह बनाना भी इससे किया जाता था। ऑर्नामेंट्स, कई सारी चीज़ें कॉपर, ब्रोंज और आयरन से बनाई जाती थी। चलिए इसके आगे बात करें तो ये लोगों का जो प्रोफेशन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो कॉटन में भी काफ़ी ज़्यादा थी। कॉटन से ये लोग कपड़े वपड़े बना के भी बेचते थे। वुलन फैब्रिक्स भी ये लोग बनाया, इन्होंने काफ़ी बेचा भी। गोल्ड स्मिथ जो था वो ऑर्नामेंट वगैरह बनाने का काम करता था। इसके अलावा पॉटर वगैरह वेसल्स फॉर डोमेस्टिक यूज़ बनाते थे। ठीक है, उस समय जो था वो व्हील की खोज हो गई थी। व्हील की खोज के होने से की वजह से जो ये पॉटरी मेकिंग का काम था वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड जो था काफ़ी फेमस था इनके पीरियड में, वैदिक कल्चर की बात करें तो। और ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। रिवर्स जो था वो सर्व किया ट्रांसपोर्ट का मीन की तरह। जो इंटरनल मैं रिवर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या था कि जो व्यापारी होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह, इनफैक्ट उनका माल वगैरह भी एक जगह से दूसरे जगह रिवर सिस्टम के थ्रू बड़े आसानी से पहुँच जाता था। ट्रांसपोर्टेशन की तरह सर्व करता था रिवर सिस्टम। जो ट्रेड होता था उस समय बार्टर सिस्टम में होता था। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है। एक सामान दो दूसरा सामान लो वाला सिस्टम है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। लेटर टाइम्स गोल्ड कॉइन, जिसको हम लोग निस्का बोलते हैं, वो भी यूज़ होने लगा। तो निस्का से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में बूस्ट हुआ। इसके अलावा भी कई सारे अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की बात करोगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि निस्का के अलावा भी जैसे कई सारे चांदी की, सोने की सिक्के वगैरह भी जारी किए गए, जिससे कि बार्टर सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। अब रिलीजन की बात करते हैं, इनका रिलीजन क्या था। तो जनरली ये लोग जो लोग थे, ये लोग नेचर की पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस सच एज अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर वगैरह की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा ये जो फेमस जिसकी पूजा करते थे वो थे इंद्र। अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फेमस देवता थे इंद्र। देखिए यहाँ पे मेंशन भी होगा, ऋग वैदिक गॉड्स वेयर पृथ्वी, जिसे अर्थ कहते हैं, अग्नि फायर, वायु विंड, वरुण जिसको रेन कहते हैं, और इंद्र थंडर। तो इंद्र वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड नेक्स्ट टू हिम वाज अग्नि। अग्नि को कहा जाता है कि अग्नि इस पीरियड में, जो कि है अर्ली वैदिक पीरियड, उस समय अग्नि दूसरे नंबर पे आते थे इंद्र के बाद। एंड इनको कहा जाता था कि ही वॉज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड एंड पीपल। जनता और गॉड के बीच का इनको माना जाता था, जो इन जनता की बातों को गॉड तक पहुंचाए और गॉड की बातों को जनता तक। वरुण जो थे उनको कहा जाता था कि ही वॉज द होल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। फीमेल गॉड्स रही क्या सर? तो जी हाँ, फीमेल गॉड भी थी। उनका नाम, दो नाम तो बिल्कुल आपके ज़ुबान पे होना चाहिए, अदिति और उषा का। ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप 10 एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जहाँ पे सिलेबस कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का भी हो, तो वहाँ पे आपको 10 में से 2-3 एग्ज़ाम में तो मिल जाएगा अदिति और उषा का जिक्र। इसके अलावा टेम्पल पूजा नहीं होती थी, टेम्पल नहीं थे उस समय, बने ही नहीं थे, आइडल वर्शिप नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जो सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे वो काफ़ी डिटेल में होते थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफरिंग्स, जैसे कि घी, मिल्क, ग्रेन वगैरह भी ऑफरिंग में दिया जाता था, दान वगैरह ऑफरिंग्स वगैरह में दिया जाता था। और जो वर्शिप था, जो रिचुअल फॉलो करते थे, वो काफ़ी इलेबोरेट रिचुअल ये लोग फॉलो करते थे। तो ये कुछ बातें थी रिलीजन से रिलेटेड। कुछ और स्लाइड्स हैं हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। अब लेटर वैदिक पीरियड वाला मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, तो आपका वो भी लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक मारा करो, दोस्तों को शेयर किया करो, और चैनल पे नए हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।